I think participants आ चुके हैं सारे। तो मैंने वेटिंग का डिसेबल कर दिया है, एक बार चेक कर लेता हूँ। वेटिंग को मैंने डिसेबल कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट क्वांटम नंबर्स। पढ़ रहे थे, कुछ आप लोगों के डाउट्स थे, वो आज मैं अभी क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में आपको एक फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एटम के बगैर हम कभी आगे किसी ब्रांच में आगे बढ़ नहीं सकते। तो एटम के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये 20 से टॉपिक आपको उठाया है, क्योंकि किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। हाँ हाँ, सारे सारे नोट्स आपको क्लास के बाद मिलेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड नोट्स, थोड़ा सा वेट किया करिए। रिकॉर्डिंग और नोट्स में आपको 9 बजे तक सारे केस मिल जाएंगे। जैसे मेरी क्लास पे 8 बजे तक ऑफ होती है ना, तो 9 बजे तक उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग और आज के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये, तो यहाँ पे है क्या कि ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है, ठीक है, कि इसका बेसिस ये है कि एटम के बारे में आगे हम कॉन्फ़िगरेशन है सारी बातें करेंगे। तो एटम में इलेक्ट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसलिए उसको थोड़ा सा उठाया है और इलेक्ट्रॉन का नेचर बताने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको, ये डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको बताया कि इलेक्ट्रॉन को लाइक अ वेव कंसिडर करते हैं। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन को आप एज ए पार्टिकल पढ़ते हैं, वो सही नहीं है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जितने भी आगे थ्योरी आएगी केमिस्ट्री में, ठीक है, मैंने म्यूटॉल कर दिया है, सारे हो जाएंगे, परेशान मत हो। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जब भी हम आगे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वहां पे वेव नेचर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हम एज अ वेव कंसिडर करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का जो करंट मॉडल है, जो एग्जिस्टिंग मॉडल है, वो वेव मैकेनिकल मॉडल है। इससे पहले के जितने भी मॉडल हैं वो फेल हो चुके हैं। जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये फर्स्ट चैप्टर क्वांटम नंबर्स ही है, इसको लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। जो भी ये बेकार के आप मेरे को मैसेज मत करें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आप सुनने पे दिमाग लगाएं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्वांटम नंबर्स जो है एक सेट ऑफ नंबर्स है जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इलेक्ट्रॉन किस शेल में होगा, किस सब शेल में होगा, किस ऑर्बिटल में होगा। तो जैसे इट बिहेव्स लाइक अ पिन कोड। हाँ, पिन कोड आपने मालूम होगा कि हमें पिन कोड से हमें क्या बताया कि पर्टिकुलर एड्रेस के बारे में पता चलता है। कुछ नंबर्स हमें स्टेट के बारे में बताते हैं, कुछ नंबर हमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बताते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन अभी तक हमने पढ़ा है कि वो इलेक्ट्रॉन शेल में है, जबकि शेल में नहीं होता है। शेल भी फर्दर डिवाइडेड होता है सब शेल में, और सब शेल भी फर्दर डिवाइडेड होता है ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्चुअल ऑर्बिटल में होता है, और ऑर्बिटल जो है वो प्रोबेबिलिटी रीजन है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज इसी की बात करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। तो थोड़ा तेज बोलें। तेज तो मैं बोल रहा हूँ यार, आपका वॉइस डाउन है क्या? और तेज कर देता हूँ आवाज को मैं। मैंने आवाज बहुत तेज कर दी है, अब वो आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बात समझ में आई? और ये इररेलेवेंट जो आपके कोई भी, ये मेरे को अगर
चैटिंग में पकड़ में आया ना तो वो बाहर हो जाएगा ग्रुप से, ध्यान रखेंगे। तो इररिलेवेंट चैटिंग कभी नहीं करें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में ओके, ठीक है। आवाज आ रही सभी को? आवाज क्लियर है मेरी को सभी को? साउंड सब क्लियर है ना? ओके। तो आगे की बात करते हैं। तो पिछली क्लास में थोड़ा सा रिकैप लेता हूं, जो आपको बताया था उस रिकैप से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है। एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट इज ए पूरा, ठीक है। अभी डाउट पे आऊंगा, जो सारी बातें मैं कर ले लूंगा, ठीक है। मेरे को याद है जो आपके डाउट थे वो मैं इसी में कवर करूंगा, ठीक है। तो ये जो है वेव नेचर, दूसरा जो है वो तो ये वेव नेचर जो है वो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इट इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमारे पास कई मॉडल थे, जिसमें हमारा कौन सा होता है, वेव मैकेनिकल मॉडल। इसी को हमने पढ़ा था। बाकी जे जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, ठीक है, बोर्स मॉडल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो वेव मैकेनिकल मॉडल किसने बताया था? श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने बताया था। तो श्रोडिंगर ने जो बताया था उसका मैंने एक आपको एप्लीकेशन दिखाया था वहां पे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो बताया था। डेल नोट्स में वहां पे ऐसे लिखा था स्क्वायर, वो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। डेल का मतलब वो 2 डिग्री, 2 डेरिवेटिव है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स में स्क्वायर यहाँ पे लिखा था, वो गलत था, मैंने करेक्शन भिजवाया था आपको, ठीक है। क्लियर, भाषण में आई? तो ये यहाँ पे नहीं है, डेल 2x अपॉन डेल साई, नहीं ये डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल 2 साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एच अपॉन एम, सॉरी एम, ठीक है। दैट इज एम अपॉन, ठीक है,
अपॉन एच स्क्वायर, दैट इज ई माइनस वी, फिर साई इज इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा वहां पे करेक्शन था जो मैंने आपको बता दिया था, वो बच्चे ने थोड़ा सा गलत लोड कर रखा था, तो मैंने आपको बताया था वो साई यहाँ पे था, वो यहाँ पे नहीं है, इट इज लाइक दिस। अब यहाँ पे तो ये साई नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साई है वो मैंने आपको कैसे बताया था कि ये जैसे वेव है, इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे जो ये है इसको हमने एम्पलीट्यूड बोला था, और तो साई क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। तो इसीलिए ये फंक्शन साई क्या है, मींस ये इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड का फंक्शन है। तो इसीलिए इसी के बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉन वेव हमने ले ली, उसमें साई एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे साई और साई स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, इसको समझेंगे। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, श्रोडिंगर ने साई स्क्वायर को यूज किया है, क्योंकि साई स्क्वायर वैसे ही है जैसे हम बोलते हैं फिजिक्स में आप पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, वेव इंटेंसिटी। इसको आप ऐसे समझें, दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देखेंगे। जैसे हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव इंटेंसिटी होता है, ये फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। तो जैसे इंटेंसिटी है वो हैमिल्टन ऑपरेटर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ऑपरेटर वगैरह आपको नहीं पढ़ा, नहीं सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हैमिल्टन ऑपरेटर कुछ नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं। मैंने आपको बताया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, हमने आपको बताया है, ठीक है। बाकी आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बेकार की चीजें हैं, जो सिलेबस में है वही बात करेंगे, ठीक है। तो जो वेव इंटेंसिटी है, ऐसे ही यहीं पे अगर हम साई हमारा क्या है, साई का स्क्वायर जो हम कर देंगे, साई हमारा एम्पलीट्यूड है, साई जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड है ना। तो इसी को अगर हम साई का स्क्वायर कर दें, जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव इंटेंसिटी। उसी को क्या बोला हमने, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। इंटेंसिटी को हमने किससे बोल दिया, इलेक्ट्रॉन वेव प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, तो इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल। तो साई स्क्वायर बोलें, ऑर्बिटल बोलें, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बोलें, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलें, सारी बातें वही हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो साई है वो फंक्शन जरूर है इसके, मैंने बताया था इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, उनमें जो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलें, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बोलें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलें, ऑर्बिटल बोलें, ये सब क्या है, साई स्क्वायर है। तो वही एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो कर देंगे वो वेव इंटेंसिटी से सिमिलर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है इट इज नॉट रिलेटेड टू सिमिलर टू क्लासिकल मैकेनिक्स, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स अलग चलती है, क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करती, ठीक है। वो फिजिक्स में जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको फॉलो नहीं करेगी, ये आपके स्कोप। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्लासिकल जो मैकेनिक्स के रूल लगते हैं, न्यूटन्स लॉ, वो फॉलो नहीं होते, उसकी अलग ही थ्योरी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स है ये, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, तो एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ये प्लस एम्पलीट्यूड को बता रहा है, ये माइनस एम्पलीट्यूड को बता रहा है, ठीक है। अब आगे मैंने आपको बताया था जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, तो साई स्क्वायर समझ में आया। तो साई इलेक्ट्रॉन एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, या इसी को बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फंक्शन है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम बोल देते हैं इज अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, वेव फंक्शन साई। और साई स्क्वायर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आउटसाइड न्यूक्लियस, या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, या फिर इसी को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, या फिर इसी को हम जो है ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑर्बिटल में होगा। होता कैसे है एक्चुअल में? आपने एक देखा होगा, इसको अगर देखें, आपके घरों में मैच बॉक्स आता होगा। मैच बॉक्स देखा है? मैच बॉक्स, ऐसे मैच बॉक्स होता है, ठीक है। तो इस मैच बॉक्स के अंदर जो है कई तीलियां होती हैं, लेकिन हम ये जो मैच बॉक्स ले रहे हैं, ये मान लीजिए इस मैच बॉक्स के अंदर हमारे पास 2 ही मैच स्टिक्स हैं, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर दिया। एक ये है, दूसरी मैच स्टिक्स ये है। तो ये आपका इस तरह होगा, एक हो सकता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं मैच बॉक्स। लेकिन मैच बॉक्स की पैकिंग आपने देखी है? उससे पहले क्या होता है, एक पैकेट आता है, उस पैकेट में सपोज कई सारे मैच बॉक्स होते हैं। सपोज हमने 9 कर दिया, तो और हमने कहा इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 5th नंबर का पैकेट हमने उठाया और इसको ओपन किया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो मैच स्टिक्स हैं ये डिवाइडेड होंगी अलग अलग फॉर्म में। इसी को अगर आप देखें तो हम इसको आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा जो केस आएगा, इसी को एक फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं, जैसे इसको देखिएगा। तो ये बड़ा सा कर्टन आ गया, इस कर्टन के अंदर एक छोटा पैकेट आएगा, फिर उस पैकेट के अंदर कई मैच बॉक्स आएंगे, फिर उसके अंदर मैच स्टिक्स होगी। कुछ ऐसे केस होता है, अगर आप देखोगे तो ये बड़ा कर्टन हो गया, फिर ये उसके अंदर सपोज हमने इसको ऐसे बोल दिया, ये 4 कर्टन है जिसमें एक हमने निकाल दिया, इसको दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो है कर्टन किस में चेंज हो गया? एक छोटे पैकेट में, ये पैकेट। अब इस पैकेट के अंदर सपोज हमने कहा कि ये 6 पैकेट आ गए, इसके अंदर हमने इसको निकाल दिया और इससे हमने ये हटा दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे यहां पे होगा जिसको हमने दिखाया, ये ऐसे, इसको हमने निकाल दिया यहां से। तो छोटा पैकेट, और फिर इसी में आप भी कहोगे कई मैच बॉक्स होंगे, सपोज 1 2 3 4। तो इससे हमने एक मैच बॉक्स आगे निकाल दिया, और ये जो मैंने मैच बॉक्स निकाला इसमें मैच स्टिक्स होंगी। जब आप इसको समझेंगे, इसी से कंपेयर कर रहा हूं, यहीं से बात समझ में आएगी आपके इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कैसे होता है। तो ये कर्टन, ये आपका ये स्मॉल पैकेट, ये बड़ा पैकेट बिग पैकेट, और ये कर्टन हो गया। तो कर्टन को हमने क्या बोला? सबसे बड़ा जो होगा उसको हमने बोला शेल। कर्टन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? शेल से। कर्टन इज लाइक
सेल, सबसे बड़ा सेल। ये बिग पैकेट किसके अंदर है? शेल के अंदर। तो हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया? सब शेल। ठीक है। और जो स्मॉल पैकेट है उसको हमने क्या बोला? ऑर्बिटल, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। तो आप ये समझे, ये आपका पैकेट है, छोटा सेल, सब शेल, इसी पैटर्न पे। ठीक है। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, इसको इसको अगर हम इसको मैच बॉक्स ही ले लें, ये केवल मैच बॉक्स के, जिसका मैच स्टिक से, तो ये मैच पैकेट हो गया, ये मैच बॉक्स हो गया। जब पहले इसको समझना, ये छोटा पार्ट मैच बॉक्स है, इसके अंदर सपोज हमने बोल दिए कई सारे, ये यहां से मैच बॉक्स हमने उठा लिया, एक मैच बॉक्स मिलके ये एक इधर आएगा, कई सारे मैच बॉक्स मिलके एक पैकेट बनाएंगे, छोटा पैकेट। और ये आपके जो पैकेट होंगे ये मिलके एक बड़ा कार्टून बनाएंगे। ठीक है। तो कार्टून इज लाइक शेल। इसको हमने किससे रिप्लेस किया? बड़ा जो पार्ट है वो हमारा शेल है, छोटा जो पैकेट है उसको हमने सब शेल बोला, और जो मैच बॉक्स है उसको हमने ऑर्बिटल बोला। और इसके अंदर जैसे मैच स्टिक है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन बोला। बोलिए, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? मैं आपसे पूछूं, बड़े कार्टन में है क्या? सेल में है इलेक्ट्रॉन क्या? नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो मैच स्टिक की तरह है, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होगा। मतलब मैच स्टिक मैच बॉक्स में होती है तो ऑर्बिटल में होगा, जिसको हम साई स्क्वायर बोल रहे हैं। फिर ऑर्बिटल किसको, कई ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे? सब शेल बनाएंगे। जैसे कई मैच बॉक्स मिलके एक पैकेट बनाते हैं, और कई पैकेट मिलके क्या बनाएंगे? कार्टून बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग कर दें, जैसे हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, नंबर 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3, 4। अब फिर यहाँ पे नंबरिंग कर दी A, B, C, D, E, F। ठीक है। अब हमें जैसे इस मैच बॉक्स के बारे में बनना है, तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन क्या होगा? सबसे हमें ये पता होना चाहिए किस कार्टून के किस पैकेट में है ये मैच बॉक्स, जिसमें रेड मैच स्टिक है सपोज। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन आएगा कि जो कार्टून का सेकंड पैकेट है उसके अंदर वो मैच बॉक्स है। फिर जब हम सेकंड पैकेट को खोलेंगे तो फिर ABCD करके कई मैच बॉक्स होंगे। तो फिर हमने कहा जो डी मैच बॉक्स है उसको आप ओपन करिए, देन यू गेट करेक्ट मैच स्टिक। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में तो होगा, लेकिन वो किस ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल किस शेल का होगा, किस सब शेल का होगा। तो हम बोलते हैं जैसे कि 10th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है एटम का, तो 10th इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर शेल के सब शेल के ऑर्बिटल में होगा। 8th इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा एटम का, होगा तो ऑर्बिटल में ही। ठीक है। वो लेकिन ऑर्बिटल किस सब शेल का होगा, और फिर वो सब शेल किस शेल का होगा। तो बिग यूनिट क्या है इलेक्ट्रॉन की? सबसे छोटी यूनिट क्या है? ऑर्बिटल। और बड़ी यूनिट क्या है? शेल। तो शेल, तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर शेल के सब शेल के ऑर्बिटल में होता है। कई सब शेल मिलके शेल बनाते हैं, उसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पर्टिकुलर शेल के सब शेल के ऑर्बिटल में होगा। अब यहीं पे बात करिए, होता क्या है कि जो
जो ये शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? एल से। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देगा वो अबाउट सेल देगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या देगा? अबाउट सबशेल बताएगा, जिसको हमने एल से बताया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देगा? अबाउट ऑर्बिटल बताएगा, जो एम से बताया था हमने। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो पॉसिबल सॉल्यूशन हैं उनके सेट को हम क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है, उनके सेट को क्वांटम नंबर बोलते हैं। और ये तीन ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। मतलब सेट तो चार का है, सेट है चार का, लेकिन तीन ही क्वांटम नंबर्स हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है के सॉल्यूशंस हैं। जो चौथा आपका स्पिन क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है, वो हमारा खुद का बनाया हुआ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो केवल इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है। जैसे अर्थ होती है ना, अर्थ सन के सराउंड में रिवॉल्व भी करती है और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करती है। तो जो रिवोल्यूशन है वो तो कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, रिवोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन जो स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए हमें एक सेट और ऐड करना पड़ा, तो उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में हमें देता है। और स्पिन दो ही टाइप की हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या स्पिन या जो है एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा हो सकती है क्या? स्पिन कितने टाइप की पॉसिबल है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो ही हो सकती है। तो जो हमारा जो स्पिन क्वांटम नंबर है जो सेट में लाया गया है वो हमने केवल स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। इट हैज ओनली थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। बाकी जो तीन क्वांटम नंबर्स हैं उनका हमारे पास मैथमेटिकल बेसिस है, इसका कोई मैथमेटिकल बेसिस नहीं है। अब आप देखिए, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दीजिए, एक साइड से वो क्लॉकवाइज दिखेगा, दूसरे से वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। टॉप आपका रोटेशन में है तो ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज है और नीचे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो स्पिन, जब भी हम किसी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। स्पिन तो सेम है, अगर उसको फ्रंट से देखोगे तो क्लॉकवाइज, अगर उसको बैक से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए बाई कन्वेंशन कहते हैं कि ये हम जो, अगर हम कहते हैं एक इंच से अगर हम इसको फिक्स कर दें, एक इंच से ही अगर हम देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज आएगी तो उसे हम आर्बिट्रेरी वैल्यू +½ देते हैं, और उसकी अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो उसे आर्बिट्रेरी वैल्यू -½ देते हैं। प्लस और माइनस केवल अपोजिट स्पिन को बताते हैं और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। बोलिए। तो अब हाफ इसलिए क्योंकि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन में स्पिन कितनी है? 2। और पर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अगर हम बोलें तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन 2 है तो 1/2, और प्लस क्लॉकवाइज को और माइनस एंटी क्लॉकवाइज को। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट अगर हम इसी बात को आगे हम प्रोसीड करते हैं, आई थिंक ये बात एक कंपैरिजन में, तो जो सेट ऑफ एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हुए, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन is called quantum numbers, called quantum numbers। बात समझ में आई? कौन कौन से होंगे? तो वो आपके पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, दूसरे एजीमुथल, या इसी को हम सब्सिडरी भी बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से, कैपिटल एल ठीक है नहीं लेंगे, ये स्मॉल एल। तीसरा जो आता है वो दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा, और लास्ट वन स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो m से रिप्रेजेंट होगा, और स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल, सारे लेटर स्मॉल होंगे, राइट। तो ये जो है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है, इट हैज ओनली थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जो हमने अपनी तरफ से दिया है, ओनली टू एक्सप्लेन स्पिन। तो इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यू होंगी, बाय कन्वेंशन, एक ही डायरेक्शन से, एक ही डायरेक्शन प्लस हाफ या माइनस हाफ। बाकी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इनकी अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, इसकी दो ही वैल्यू हो सकती है। इनकी अलग अलग वैल्यू क्या हो सकती है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू अभी हम देखेंगे। तो ये सॉल्यूशन होंगे ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, solution of Schrodinger wave equation. It is not Schrodinger wave equation solution, not solution of Schrodinger wave equation. ठीक है, बात समझ में आई? हाफ, अभी इसके स्पिन क्वांटम नंबर जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे हाफ क्यों लिया है। मैंने अभी बताया था स्पिन 2 हैं, और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है, स्पिन 2 पॉसिबल है, तो 1/2। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल स्पिन कितनी है, इलेक्ट्रॉन 1 है, स्पिन 2 है, तो ये 1/2 प्लस साइन क्लॉकवाइज के लिए, माइनस साइन एंटी क्लॉकवाइज के लिए, बाई कन्वेंशन। ठीक है, क्योंकि ये बाकी जो वैल्यूज आएंगी वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, उनके बारे में कैसे करते हैं। तो पहला जो हम लेते हैं दैट इज एस इज नॉट क्वांटम नंबर के सेट में लिया गया, बट इट इज क्वांटम नंबर, बट इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम नंबर हमने क्या किया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन को बोला है, एक्सेप्ट स्पिन क्वांटम नंबर। सेट एक बनाया, उस सेट में 4 क्वांटम नंबर रखे, उस सेट के तो 3 क्वांटम नंबर हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हैं, और एक जो हमारा है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिलेटेड नहीं है, वो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू कैरी करता है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर के सेट में 4 होंगे, लेकिन 3 ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है। नहीं, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, उनमें जो अभी हम जो कुछ काम के जो सॉल्यूशंस हैं वो इन्हीं तीनों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स में आते हैं, उन्हीं को लेते हैं। तो अगर हम देखें तो पहला जो क्वांटम नंबर लेते हैं दैट इज फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया, तो हमें क्या बताता है, जब बताइए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने किससे कंपेयर किया था, कार्टन से कंपेयर किया था, सबसे बड़े वैल्यू है, तो इट टेल्स अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। शेल में बताएगा, शेल को एक दूसरा नाम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, जैसे सब शेल को सब एनर्जी लेवल, शेल को एनर्जी लेवल, मतलब सबसे एनर्जी की सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, शेल। तो इट टेल्स अबाउट, this quantum number tells about filling of electron in shell, या इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो ही है। ठीक है, तो इट टेल्स अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, दैट इज एनर्जी लेवल, एंड आल्सो it tells about filling of electron in shell as energy level, and also deals with size और वॉल्यूम। 3D स्पेस में वॉल्यूम की बात करेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उसका साइज या वॉल्यूम कितना बड़ा है, उसका प्रोबेबिलिटी रीजन बताएगा। तो ये साइज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने जो साइज स्क्वायर बताया था ना, उसके साइज या वॉल्यूम को बताता है। ठीक है भाई, एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसका साइज जितना बड़ा होगा
n वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लाउड अभी साई स्क्वायर बताया था ना, तो इट टेल्स अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल या सब एनर्जी लेवल एंड आल्सो डील्स विद साइज और वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज साई स्क्वायर इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में कहां पे? इन 3D स्पेस आउटसाइड न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहां होगा? न्यूक्लियस से बाहर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी जिसको परमिटेड वैल्यूज बोलते हैं, तो परमिटेड वैल्यूज जो आएंगी इसकी, वो उन्हीं पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं। जो परमिटेड या पॉसिबल वैल्यू ऑफ n की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? तो n हैज इनफाइनाइट इंटीग्रल वैल्यू, n has its integral value up to infinity. Up to infinity. कहने का मतलब है कोई भी वैल्यू सकते हैं, जैसे n की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, 3, 4, 5, 6, 7 एंड डॉट डॉट इंफिनिटी। यही जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, यही वैल्यू n के लिए बताई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन में वैल्यू आई वो यही आई। तो फर्स्ट इन्हीं को इनफाइनाइट नंबर के सॉल्यूशंस हैं। 0 इसलिए, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, 0 नहीं लेंगे, 0 सेल का मतलब सेल ही नहीं है। तो फर्स्ट सेल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? K, L, M, N, O, P, Q डॉट डॉट। तो इसलिए बड़े लेटर जो होते हैं वो शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। के शेल आपने पढ़ा होगा। तो अभी तो जरूरत नहीं, अभी तक नोन वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितने पीरियड हैं पीरियडिक टेबल में, जितने एलिमेंट हैं उनके लिए अभी 7 वैल्यू ही सफिशिएंट है। ये पीरियड नंबर को ही बताते हैं। पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड नंबर हैं? 7 है ना, तो 7 तक ये भी जरूरत है। अभी आगे बहुत सारे मिनट है, पीरियड बढ़ जाते हैं। आल्सो रिप्रेजेंट पीरियड नंबर। ये किसको बताते हैं? पीरियड नंबर को भी बताते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन पीरियड नंबर ऑफ पीरियडिक टेबल, पीटी। क्लियर? तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये वो शेल के बारे में होते हैं। जेट की जरूरत ही नहीं है, अभी उसको नामकरण नहीं किया गया, लेकिन अभी तक जो है वो KLMN से शुरू किया गया। ये तो कन्वेंशन है भाई। जेट के आगे जरूरत पड़ी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो नाम चेंज कर लेंगे। अभी जो बताया गया वो इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो वैसे हम जो है इन ये नोटेशन है, तो ये नोटेशन जो है वो KLMN तक ही बात है। आगे नोटेशन जो है, ठीक है, ABC शुरू नहीं किया, ये साइंटिस्ट ने की है, KLMN शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय एलिमेंट बहुत कम थे। जब ये नोटेशन दिया गया तो एलिमेंट बहुत कम थे। धीरे धीरे ये पीरियड नंबर बढ़े, तो जो कन्वेंशन लिया जा रहा है वो जो है उसी समय से है वैलिड। ठीक है, वो बाद में जब कन्वेंशन की जरूरत होगी तो हो सकता है ABC कर दें, वो IPC बॉडी कर सकता है, हम थोड़ी कर सकते हैं। तो जो लिखा है वही हमें बोलना पड़ेगा थ्योरी में। ठीक है, हो सकता है जब जरूरत जेट के बाद की जरूरत पड़े, लेकिन अभी तब तक जो है तुम्हारे बच्चों के बच्चे बच्चे हो जाएंगे तब वो पढ़ेंगे। ठीक है, वो जो है बहुत दूर की बात है, उसको करीब 500 साल लगेंगे जेट तक पहुंचने में। ठीक है, फिर तो ये तो बात हुई। तो पॉसिबल वैल्यूज n की क्या हुई? कोई वैल्यू हो सकती है एक्सक्लूडिंग 0। 0 को नहीं लेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल वैल्यू तो है, लेकिन
एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को एक्सक्लूड करेंगे। जीरो का मतलब फिर वहां पे सेल ही नहीं है, मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही नहीं, नेचुरल नंबर, राइट, ऑल नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो n हैज इट्स ऑल नेचुरल नंबर वैल्यू। दूसरा जो हमारे पास जो है, तो ये आपकी जो ये फर्स्ट 7 वैल्यूज आर वेल नोन, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ n up to 7 आर वेल नोन। वो कहाँ पे हैं, हम पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ओके। अब अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। ये किसको बताता है, किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे इसके, ये किसको बताता है, किसको रिप्रेजेंट कर, सब शेल को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है यार, सब शेल को। तो इट टेल्स अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। सब शेल को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सब एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, सब एनर्जी लेवल, ठीक है। ये क्या डील करता है, वो तो साइज को, तो वो क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग को बताता है, ये सब शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को बताता है, ठीक है। सब शेल में या सब एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को बताता है। वो साइज को डील करता है, ये शेप को बताएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा साइज में और फिर शेप में कैसा होगा, ठीक है। तो इट आल्सो एंड इट आल्सो डील्स with shape of electron cloud, shape of electron cloud, ठीक है, in 3D space outside nucleus, in 3D space outside nucleus, outside nucleus, ठीक है। इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो किस पे डिपेंड करेगी, पॉसिबल वैल्यूज, तो हर ये शेल जो होगा वो किस पे डिपेंड, अगर मैं बोलूं कि ठीक है पर्टिकुलर शेल, तो सब शेल जो होगा वो शेल के अंदर होगा, तो हर वैल्यू सब शेल की किस पे डिपेंड करेगी, शेल पे। तो शेल पे डिपेंड करेगी, तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, परमिटेड वैल्यूज, परमिटेड या पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल, परमिटेड या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल। तो एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, सब शेल कहाँ होगा, शेल में, तो हर एक एल की वैल्यू एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, एन मींस शेल की वैल्यू पे डिपेंड करेगी ना। तो ये क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल, एल मतलब सब शेल, एल ये किसको बताएगा, शेल। तो किसी सेल में पॉसिबल वैल्यूज सब शेल की कितनी होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल इन अ शेल, इन अ शेल क्या आएगा, 0 to n-1। अब देखो n आएगा क्योंकि एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, 0 से n-1। तो फर्स्ट सेल में कितने आएंगे,
अब टोटल वैल्यूज अगर बोले, टोटल वैल्यू ऑफ एल दैट इज सब शेल इन अ शेल, ये तो पॉसिबल हुई। टोटल वैल्यू कितनी होगी, जो उसका शेल नंबर है n, तो किसी भी सेल में, फर्स्ट सेल में कितने सब शेल होंगे, फर्स्ट सेल में कितने सब शेल होंगे, एक। वो एक सब शेल कौन होगा, जीरो। जीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1s को। जीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1s को। n की वैल्यू 1 रखोगे, 2। सेकंड सेल में कितने सब शेल होंगे, टोटल 2 आएंगे, n की वैल्यू 2 हो गई। वो 2 कौन कौन से होंगे, 0 एंड 1। 0 तो होगा ना। अब देखो, ये तो पॉसिबल वैल्यू जो आ गई, यही तो बता रहा है ये पॉसिबल वैल्यू। टोटल वैल्यू यहां से निकाल लो, फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, n की वैल्यू 1 हो गई, तो वो वैल्यू कौन सी आई, 0 आई। 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, s, इसको 1s बोल देते हैं। तो 0 वैल्यू s को बताएगा, 1 p को बताएगा, 2 d को बताएगा, 3 f को बताएगा। ये s p d f जो वैल्यूज आएंगी। n की वैल्यू यहाँ पे, n की वैल्यू अगर हम यहीं पे 2 रख दें, तो किसी भी सेकंड सेल में कितने सब शेल आएंगे, 2 आएंगे ना। वो 2 कौन कौन से होंगे, 0 एंड 1। अब यहाँ पे सेकंड सेल है तो 1s नहीं लिखेंगे, 2s एंड 2p। n की वैल्यू 2 रखोगे। थर्ड सेल, थर्ड सेल, थर्ड सेल में कितने सब शेल होंगे, 3 आएंगे। वो 3 कौन कौन से होंगे, 0 2 2। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ 3 है, तो यहाँ पे हम ये क्या लिखेंगे, 3s 3p और 3d। 2d को बता रहा है ना। फोर्थ सेल, फोर्थ सेल में कितने सब शेल आएंगे, फोर्थ सेल में कितने सब शेल आएंगे, जितने n वैल्यू है वो 4 सब शेल कौन कौन से होंगे, 0 1 2 एंड 3। अब 0s को बता रहा है तो हम 3s नहीं बोलेंगे, s किस सेल का, वो इसी लिखते हैं ना। तो s तो सब शेल है, लेकिन किस सेल का है, फोर्थ सेल का। तो उसके लिए हम उसको क्या लिखेंगे, वहां पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके लिए। तो 0 के लिए s आ गया, लेकिन किस सब शेल किस सेल का है, फोर्थ सेल का, तो 4s। 1 के लिए p आ गया, लेकिन p सब शेल किस सेल का है, फोर्थ सेल का है ना, फोर्थ सेल का। फिर 2 के लिए d आया, d तो लिख देंगे सब शेल, लेकिन किस सेल का है वो सब शेल, फोर्थ सेल का, तो 4d। 3 के लिए f आया, यहाँ पे 3 है तो f लिख देंगे, किस सेल का है, फोर्थ सेल का। अब आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेल में कितने सब शेल होंगे, अगर हम आपसे पूछें फर्स्ट सेल में कितने सब शेल होंगे, फर्स्ट सेल में कितने सब शेल होंगे, ओनली 1 सब शेल। 0 0 किसको बता रहा है, 1s को। सेकंड सेल में कितने सब शेल होंगे, कितने होंगे टोटल, 2 होंगे, 0 एंड 1। 0 किसको बताएगा, 2s, और 1 किसको बताएगा, 2p। इसीलिए बोला जाए थर्ड सेल में कितने सब शेल होंगे, टोटल 3 होंगे। टोटल यहाँ पे देखो, टोटल तो 3 होंगे, कौन कौन से होंगे वो, 0 1 एंड 2। 0 किसको बताएगा, 3s को। 1 किसको बताएगा, 3p को। और 2 किसको बताएगा, 3d को। ये न्यूमेरिकल वैल्यू सब शेल को बता रही। इसीलिए आपसे जब पूछा जाए कि यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए 1p हो सकता है क्या, 2d हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फर्स्ट सेल में s सब शेल ही आएगा, p सब शेल कहां से स्टार्ट होगा, सेकंड सेल से। तो इसलिए 1p नहीं हो सकता। 2d कभी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड सेल में 2 ही सब शेल आएंगे, एक 2s और दूसरा 2p, 2 ही तो वैल्यू पॉसिबल है।
अब हम यहाँ पे 2D लिख दें तो 2D गलत हो गया, यही एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन थे श्रोडिंगर इक्वेशन के। अब आपसे बोला जाए डी, तो हम कहते हैं एस हर सेल से स्टार्ट होगा, ईच सेल इज स्टार्टेड विद एस सब शेल, बट ईच सेल इज नॉट स्टार्टेड विद पी डी एंड एफ सब शेल। पी की स्टार्टिंग सेकेंड सेल से होगी, डी की स्टार्टिंग थर्ड सेल से होगी। 2D नहीं होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 2D लिखें तो गलत है ये, राइट, ये गलत है। अब हम यहीं पे थोड़ी देर के 3F लिख दें तो 3F लिखने का मतलब ये गलत हो गया। F सब शेल कहां से स्टार्ट होगा? फोर्थ सेल से। आई थिंक समझ में आ गई बात, बोलिए। इसीलिए कहते हैं 1S होता है, 2S होता है, 2P होता, 1S होगा, 2S होगा, 3S होगा, 4S होगा, 5S होगा। लेकिन P में अगर बात करें तो 2P होगा, 3P होगा, 1P नहीं होगा। D की बात करें तो 1D 2D नहीं होगा, 3D से स्टार्टिंग होगी। F की बात करें तो 1F 2F 3F नहीं होंगे, 4F से स्टार्टिंग होगी, 4F 5F लाइक दैट। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? तो अब राइट, अब अगर हम इसी की बात करें जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे आपको ठीक है, अब यहीं पे अगर हम ये चीज, ये तो हुई पॉसिबल वैल्यूज, ये मैंने हटा दी, ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाए ऑर्बिटल कितने होंगे, सबशेल, शेल में सबशेल होगा और सबशेल में ऑर्बिटल होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ, टोटल वैल्यूज या नंबर, यहाँ पे ये वैल्यूज को हम नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख दें या नंबर लिख दें, बात वही है। आपको ऐसे बोला टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है, m इन अ शेल, कितने होंगे, n स्क्वायर। शेल में ऑर्बिटल, सब शेल में नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान रखना, मैं शेल में ऑर्बिटल। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। सारी बात मैंने शेल में की है, ध्यान रखेंगे। शेल में सबशेल होगा, शेल में ऑर्बिटल होगा और शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, अभी बताया था। तो शेल में सबशेल होंगे n, ऑर्बिटल होंगे n स्क्वायर, और वहीं पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, 2n स्क्वायर। यही आप बोरबरी स्कीम पढ़ते थे, शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, जबकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं होता, शेल के सबशेल के ऑर्बिटल में होता है। तो जो इससे पहले जब आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब आप देखो 2 क्या है, वो अब सबसेल वाइज 2 किस में है, ये इस तरह डिवाइडेड है, 1s2, 2s2, 2p6। फिर ये आपका इस तरह डिवाइडेड है थर्ड सेल में 3s2 और 3p6, ठीक है। तो ये जो सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन अभी तक पढ़ते थे, अब हमने उसको एसपीडीएफ में चेंज कर दिया है, क्योंकि सेल स्मॉलेस्ट एनर्जी एंटिटी नहीं है, सेल लार्जेस्ट एनर्जी एंटिटी है, तो उससे नीचे जो एनर्जी एंटिटी है वो सबशेल है, ठीक है। तो एसपीडीएफ के फॉर्म में इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। अभी तक आप छोटे क्लास में एसपीडीएफ नहीं पढ़ते थे, आप शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। फर्स्ट सेल में 2 से इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, फिर 8 होंगे, लाइक दैट, ऐसे पढ़ते थे, राइट। बात समझ में आई?
तो ये परमिटेड वैल्यू समझ में आई। तो एल, एल मतलब सबशेल, एल मतलब क्या हुआ, ये सबशेल। तो सबशेल शेल में होगा, तो हर शेल में टोटल सबशेल कितने होंगे, एन। टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, एन स्क्वायर। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n स्क्वायर। ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है इसमें आएगा दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट टेल्स अबाउट filling, it tells about filling of, tells about filling of electron in orbital, ऑर्बिटल कहाँ होगा, ऑफ सबशेल। ऑर्बिटल में फिल करेंगे, वो किसका होगा, ऑर्बिटल ऑफ ए पर्टिकुलर सबशेल, ऑफ पर्टिकुलर सबशेल। क्योंकि ऑर्बिटल जो होगा वो कहाँ पे होगा, सबशेल में होगा, बताया था ना। ठीक है, तो ये ऑफ पर्टिकुलर सबशेल। एंड और क्या बताता है, वो साइज को बताता था, ये शेप को बताएगा, ये डायरेक्शन ओरिएंटेशन को बताएगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। क्योंकि 3D स्पेस में हमारे पास 3 डायरेक्शन है ना, तो ओरिएंटेशन को बताएगा। एंड फिलिंग ऑफ इंटरनल सबशेल एंड डील्स विथ orientation of your direction, orientation of electron cloud, orientation of electron cloud in 3D space, in 3D space। जो 3D स्पेस में हम बोलते हैं वो 3D स्पेस in x, y and z direction, in x, y and z direction, यही तो होते हैं। इसीलिए आप p ऑर्बिटल को px बोलते हैं। px का मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x डायरेक्शन में। py ऑर्बिटल पढ़ते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y डायरेक्शन में। pz ऑर्बिटल पढ़ते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z डायरेक्शन में। नॉट प्लेन, प्लेन तो में तो 2 एक्सिस आएंगे, प्लेन में 2 एक्सिस आएंगे, एक्सिस में एक ही आएगा, px, py, pz। जब प्लेन ले लेंगे तो उसमें 2 एक्सिस आएंगी, तो फिर वो आपका 2 एक्सिस कैरी करता हुआ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या बताएगा, तो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को बताएगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताएगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग को बताएगा और शेप को डिफाइन करेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हाँ, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल में फिलिंग को बताएगा और डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। अब इसकी जो परमिटेड वैल्यूज होंगी वो परमिटेड वैल्यू किस पर डिपेंड करेंगी, परमिटेड या पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करेगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे, क्योंकि ऑर्बिटल कहां होगा, सबशेल में। तो परमिटेड वैल्यू ऑफ एन, तो क्या लिखेंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल, एल मीन्स सबशेल,
किसी भी सबशेल में ऑर्बिटल क्या होंगे? तो पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी? फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल दैट इज सबशेल, पॉसिबल वैल्यू ऑफ m that is orbital in a subshell, वो क्या होगा? प्लस माइनस एल टू प्लस एल। लेकिन टोटल वैल्यूज कितनी आएगी? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जिसको हमने बताया m इन अ सबशेल, कितने आएंगे सबशेल में ऑर्बिटल? 2l प्लस 1। देखिए शेल में ऑर्बिटल n स्क्वायर, शेल में ऑर्बिटल n स्क्वायर, सबशेल में ऑर्बिटल 2l प्लस 1। शेल में इलेक्ट्रॉन n स्क्वायर को हमने डबल कर दिया 2n स्क्वायर, ठीक है। सबशेल में ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहीं पे अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बोलें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, कितने आएंगे? 2 इंटू 2l प्लस 1, यही आएगा। या देखिए, अब अगर हम आपसे बोलते हैं p n इक्वल टू 2 में कितने सबशेल हो गए? 2। कौन कौन से? 0 एंड 1। 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2s को। और फिर ये इसमें ऑर्बिटल कितने हो गए? अगेन 3। कौन कौन से? ये इसके लिए क्या बताइए? ये सेल n2 के लिए 2 ऑर्बिटल 2 सबशेल हो गए, 2s एंड 2p सबशेल। अब यहाँ पे n की वैल्यू या l की वैल्यू p के लिए या रखिए, कितनी आई टोटल वैल्यू? 3 वैल्यू आई। वो 3 वैल्यू कौन कौन सी होंगे? कौन कौन से होंगे यहाँ पे 3 वैल्यू? यही मैंने दिखाया ना। वो कौन कौन से आएंगे 3 वैल्यू यहाँ पे? तो यहाँ पे जा देखिएगा, 1 2 एंड 3 ये वैल्यू आ गई। एस के लिए कितनी वैल्यू आएगी? एस के लिए वैल्यू क्या रखेंगे? 0। 0 रखो तो एक वैल्यू आई, तो टोटल आप पे क्या होगा? ये एक ऑर्बिटल आया, वही एक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए? एल की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 आएंगे ना। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। अब यहाँ पे जो आएगा वो टोटल वैल्यू तो कितनी आ गई? 3। ये टोटल वैल्यू आ गई, लेकिन पॉसिबल वैल्यूज यहां से निकलेगी। वो 3 पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी होंगी? -1 2 प्लस 1, ये बीच में 0 भी आएगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंक्लूडिंग 0 लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग 0। ठीक है। अब इसमें एक किसको बताएगा? इसमें एक जो बताएगा px को बताएगा, एक py को बताएगा और एक pz को बताएगा। मतलब एक की डायरेक्शन x होगी, दूसरे की डायरेक्शन y होगी। किसी को तो किसी को हम -1 बोल सकते हैं, एक 0 हो जाएगा, किसी को +1, ऐसे कर सकते हैं। या आप इसको -1 का बोल दो, इसको 0 बोल दो, इसको +1 बोल दो, कोई भी नंबर दे सकते हैं। बोलिए, ठीक है, बोलिए। तो अब अगर हम यहाँ पे नोटेशन की बात करें आगे, जैसे अगर हम n की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ l कौन कौन सी हो सकते हैं? l की पॉसिबल 0 1 2 3। नोटेशन s के लिए 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, ये f। टोटल ऑर्बिटल
ऑर्बिटल क्या आएंगे किसी सेल में 12+1 से निकालेंगे ना, 12+1 से जब निकालिए ऑर्बिटल यहाँ पे क्या आएगा 1, इसमें ऑर्बिटल टोटल ऑर्बिटल यही तो आएंगे ना, तो इसमें ऑर्बिटल कितने आएंगे 3, इसमें ऑर्बिटल कितने आएंगे 5, इसमें ऑर्बिटल कितने आएंगे 7। 12+1 से निकालो, एल की वैल्यू रखो, यहीं पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, तो एस सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, ऑर्बिटल यहाँ पे 3 है, 2 से मल्टीप्लाई को, तो पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मैक्सिमम, इसीलिए S2 होता है, P6 होता है, इससे ऊपर नहीं होता। ठीक है, इसमें 5 ऑर्बिटल 2 कितने हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी राइट। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये 7, तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए आप पढ़ते हैं एफ में इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 to 14 मैक्सिमम जा सकता है, डी में इलेक्ट्रॉन 1 to 10 मैक्सिमम 10 से ज्यादा नहीं सकते। इसमें भी इलेक्ट्रॉन अगर हम बोले तो ठीक है, इसमें 1 to 6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 तक जा सकता है। एस में अगर हम बात करें, एस में बात करें तो यहाँ पे वो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 2 ही केस हो सकते हैं। बोलिए कुछ बात समझ में आई? अब आप देखिए, देखो मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, ये देखिए रिवीजन किया, ठीक है, फिर आगे जो है ठीक है, दूसरा फिर हमने ये साई और साई स्क्वायर के बारे में बताया, तीसरा मैंने शेल को सबशेल को ऑर्बिटल को कंपेयर कर दिया था, किसके साथ, बिग कार्टून के साथ, सबशेल को पैकेट के साथ, ऑर्बिटल को मैच बॉक्स के साथ, और मैच स्टिक को हमने इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया। ठीक है, फिर मैंने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको लिख दिए, ठीक है राइट। फिर मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला, क्लियर। फिर उसकी परमिटेड वैल्यूज मैंने बताई ये, फिर ये एजिमुथल क्वांटम नंबर का डेफिनेशन मैंने बताया जो सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, फिर उसकी परमिटेड वैल्यूज ये मैंने बताई एजिमुथल की, ये परमिटेड वैल्यूज आई जिसमें शेल में सबशेल होंगे n स्क्वायर और ये 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो किसी सेल में सबशेल n होंगे, ऑर्बिटल n स्क्वायर होगा और ये 2n स्क्वायर होगा। ठीक है, और फिर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर यहीं पे ये आपका मैंने इसकी बात की। एक क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद फिर इसको करते हैं कंप्लीट। n की वैल्यू 4 के लिए सबशेल कितने हुए, ये शेल को बताएगा, 4 हुए। कौन कौन से हुए 4, वो एक 0 हुआ, एक 1 हुआ, एक 2 हुआ और एक 3 हुआ। 0 किसको बताएगा, ये सबशेल हुआ गए। 4s को, ये 4p को, वैसे p लिखते हैं 4 मैंने इसलिए क्योंकि वो सेल को बता रहा है, ये 4d को और ये 4f को। बोलिए अब इसमें ऑर्बिटल कितने आएंगे, ऑर्बिटल s ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 0 ही आएगा, 0 का 0। इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे, 3 आएंगे,
कौन कौन से, -1, 0 एंड +1। इसमें कौन कौन से आएंगे, -2, -1, 0, +1 एंड +2, ये 5 आएंगे। ऐसा तो निकालना है, ये क्या होगा 0, 2 एंड -1, ऐसे तो निकाला ना टोटल, ये 3 आ गई। ये आपा -L2 +L, ये आ गया। इसमें -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये 7 वैल्यूज आ गई। बोलिए, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम दिखा देते हैं 4s ऑर्बिटल, ऐसे लिख देते हैं। इसी को हम p ऑर्बिटल लिख देते हैं, जिसको ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, px, py, pz। ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख देते हैं, px, py, pz। अब नंबरिंग अगर हम देखें तो इसी एक को -1, एक को +1, किसी को हम px, py, pz कर सकते हैं, या इसको हम -1 दे दें, इसको 0 बोल दें, इसको +1 कर दें, कोई भी। ऐसे d ऑर्बिटल के 5 डिब्बे दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 5 डिब्बे हो गए, जिसमें ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग का अलग अलग नाम होता है, वो हम अगली बात देखेंगे। -2, -1, 0, +1, +2, या इसको हम बोल सकते हैं -2 ऑर्बिटल, -1, 0, +1, +2। ऐसे ही f के भी कितने ऑर्बिटल होंगे, ये 7 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बोलिए, किसी को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब डायरेक्शन में जब कर जाते हैं तो इसी का नाम जो डायरेक्शन में हम लिख देते हैं dxy, yz, zx, dx² - y² एंड dz²। ये नेम कैसे देते हैं, ये आगे बताएंगे, ये आगे बताएंगे कल की क्लास में, इनके भी नाम अलग आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ सेल में सबशेल कितने हैं, टोटल सबशेल 4 है ना, ये देखो 4, ये 1, 2, टोटल 4 दिख रहे हैं। वो 4 कौन कौन से हैं, 4s, 4p, 4d, 4f। अब आपसे बता रहे हैं कि फोर्थ सेल में ऑर्बिटल कितने हैं, 16। वो 16 कौन से दिख रहे हैं, क्या देखिए, ये एक, ये 16 कौन से दिख रहे हैं, ये 1 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल, ये 5 ऑर्बिटल, और ये 7 ऑर्बिटल। ऐड करिए, 1 + 3 + 5 + 7, टोटल कितने हुए, 16 हुए। ये टोटल ऑर्बिटल, तो ये फोर्थ सेल में ही तो है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो फोर्थ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो डी सबशेल में 5 ही ऑर्बिटल होंगे, सबशेल पूछ लिया। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ही होंगे। एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 होंगे। लेकिन अगर सेल में पूछा जाए फोर्थ सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो सबको ऐड कर देंगे, दैट इज n², ठीक है। तो पर्टिकुलर सेल में सबशेल n, किसी भी सेल में ऑर्बिटल टोटल n², किसी भी सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 2n², ठीक है। किसी भी सबशेल में टोटल ऑर्बिटल 2l+1 और टोटल इलेक्ट्रॉन 2 × 12+1, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ये नोट्स में शेयर करूंगा, जो मैंने यहाँ लिखा है वो सब आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लास की नोट्स में, और ठीक है। तो जो है
हेलो 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 सर वो आपने नाम क्या दिया था, DXY DYZ? आगे क्या क्लास है? नहीं आया वो डीएक्स हमें FK भी सिखाया गया आप सर SPDF नेमिंग भी। ग्रुप नहीं ये ज्वाइन कर पाया सर, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे अगला ज्वाइनिंग? सर आज कोर्वा करवा दीजिए प्लीज। नाम सिखाएंगे। मटन कोरमा चिकन। क्या क्लास में बोल रहे हैं मटन कोरमा और चिकन कोरमा? ये मस्ती कर रहे हैं, ऐसे क्लास ऐसे नहीं होती है, इसलिए मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ। ये तो सीरियसनेस नहीं है पढ़ाई के लिए। ये क्या मतलब है? ज्यादा मस्ती करोगे तो डिसिप्लिन में आ जाओ। अभी ऑफलाइन क्लास होती ना तो बाहर हो जाते। तो मैंने आपको बताया ना, जो ऑर्बिटल हैं DXY YZ ZX, ये ऑर्बिटल के नेम है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है? वो कल की क्लास में आएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं हो, ठीक है? क्लियर? तो जो नाम ऑर्बिटल के दिए हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, -1 0 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका जो डायरेक्शन होता है उससे उसका नाम दिया जाता है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो डायरेक्शन के नेम से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे ऑर्बिटल को नाम देते हैं, DXY YZ ZX। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, वो अगली क्लास की बात है, केवल मैंने उसको रेफरेंस में लिया है आज, ठीक है? और आपकी क्लास को मैं जो है जो नोट्स हैं वो शेयर करूंगा। ये जो आज मैंने लिखा है वो भी शेयर करने की जरूरत है क्या? जो मैंने आज लिख के बताया है वो भी शेयर करने की जरूरत है क्या? नो सर, ठीक है। तो केवल क्लास नोट्स और रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, रिकॉर्डिंग से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है? मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके।